Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily The Hindu and Indian Express news and editorial analysis of 18th of July 2022. तो गाइज आज है तारीख 18 जुलाई 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, कंप्लीट न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बन्नी ग्रासलैंड को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना, काफ़ी चर्चा में है। तो अच्छे से मैप में देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बर्ड। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना यह है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि बर्ड नहीं है। ऑप्शन ए बोलता है गोल्डन महासीर, ऑप्शन बी बोलता है इंडियन नाइट जार, ऑप्शन सी बोलता है स्पूनबिल या फिर ऑप्शन डी बोलता है वाइट आइबिस। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। और पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, लगभग 50 सेकंड का वीडियो है, उसको ज़रूर देखो, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। अब यहाँ तक छोड़ने हो, चलो जल्दी। कोई बात नहीं बेटा, चलो रोते नहीं, बहुत अच्छे से करते हैं सब लोग, है ना। चलो अब तुम लोग जाओ अच्छे से और बहुत अच्छा करना अपने जीवन में, बहुत अच्छा करना ना। चलो रोते नहीं, आएंगे पक्का आएंगे दोबारा। चलो अरे नहीं रोते मेरा भाई, तुम लोग नहीं रोते, कैसे रोगे। अरे मेरा बच्चा ऐसे नहीं रोते सब लोग, नहीं बहुत मजे करो, बहुत बहुत अच्छे से। यार मतलब ये दिल को छू लेने वाला वीडियो था। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस वीडियो की काफ़ी चर्चा हो रही है, बहुत जगह पर इस वीडियो को कवर किया गया। आप लोगों ने देखा कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं और वो जो बीच में इंसान है, वो जो आदमी है, वो कौन है, वो यहाँ पे उनके टीचर हैं। तो उन टीचर का हुआ है ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र हो गया है तो वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं, बट वो जो बच्चे हैं वो उनको नहीं जाने दे रहे हैं। तो यार मैंने वीडियो देखा तो मैंने सोचा यार आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। इनफैक्ट कल मैंने देर रात से वीडियो देखा था, 12 बजे के आसपास मैंने ये वीडियो देखा था, तब मैंने सोचा मॉर्निंग में शेयर करूँगा। फिर मॉर्निंग में थंबनेल बनाया, फिर उसके बाद जाके यहाँ पर ये वीडियो इस वीडियो के अंदर मैं चला रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से, जेन्युइनली कौन कौन लाइफ में टीचर बनना चाहता है कि हाँ यार मैं बड़ा होकर टीचर ही बनूँगा। कौन कौन बनना चाहता है ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो जैसे मेरे 3 अटैम्प्ट हुए, अब मुझे इतनी सक्सेस मिली नहीं अपने अटैम्प्ट्स के अंदर। उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो थोड़ा मज़ा आने लगा और आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब एक पैशन सा बन चुका है। आज के टाइम पर ऐसा हो चुका है, जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड ना करो या न्यूज़पेपर ना पढ़ो या कोई चीज़ ना पढ़ो तो फिर अधूरा अधूरा सा लगता है। तो इस प्रकार से पैशन आज के टाइम पर डेवलप हो चुका है कि हाँ यार मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। इसी वजह से मतलब पैशन इस लेवल पर पहुँच गया कि मॉर्निंग में आराम से 2:55 पर मेरी आँख खुल जाती है, मैं खड़ा हो जाता हूँ आराम से और उसके बाद मैं अपना मुंह धो के ब्रश करके बैठ जाता हूँ पढ़ाई करने, यानी न्यूज़पेपर को पढ़ के फिर उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करना, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो वही जेन्युइन सा क्वेश्चन था आप लोगों से कि आप लोग लाइफ में मतलब कौन कौन है जो कि हाँ जेन्युइनली मैं टीचर ही बनना चाहता हूँ। आपने वीडियो में एक बॉन्डिंग देखी होगी, जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में बॉन्डिंग होती है ना,
वो यहाँ पे एक अल्टीमेट लेवल की बॉन्डिंग है कि बच्चे यहाँ पे टीचर को जाने ही नहीं दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी सारे लोग इमोशनल भी हो गए होंगे ये वीडियो देखकर। चलो फिलहाल डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग 2 आर्टिकल देख पा रहे होंगे पेज नंबर 1 पर। दोनों आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड हैं? एक प्रेसिडेंट से रिलेटेड है और एक वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो मतलब दोनों आर्टिकल को हम लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं। तो देखो, आज के दिन यानी मंडे है आज, तो आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं और इस प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट्स आपको खड़े देखने को मिलेंगे। कौन कौन है? एक तरफ आपको यशवंत सिन्हा साहब देखने को मिलेंगे, दूसरी तरफ आपको द्रौपदी मुर्मू जी देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे क्लियर कट एक जीत देखने को मिल रही है द्रौपदी मुर्मू जी की, वो हम लोग अभी देखेंगे जब आज इलेक्शन हो जाएंगे। तो कल मतलब इस आर्टिकल की वापस से बहुत ज़्यादा चर्चा होगी। अभी ये वाला जो आर्टिकल है ये वाइस प्रेसिडेंट को लेकर चर्चा में है। अब आपको पता होगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी होने हैं अगस्त के मंथ में। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो एनडीए का कैंडिडेट है, बीजेपी की साइड से आप कह सकते हो, वो कैंडिडेट यहाँ पे कल अनाउंस कर दिए गए थे, जगदीप धनखड़ साहब। अब यहाँ पे आप कह सकते हो जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने भी यहाँ पे अपने वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो एक तरीके से पिक कर लिया है एक व्यक्ति को। यहाँ पे उनका नाम है मार्गरेट अल्वा, जो कि आप लोगों को पिक्चर के अंदर दिख रही होंगी। तो अभी मैं आप लोगों को इलेक्शंस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसको डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे हम लोग इस वाले आर्टिकल को देखते हैं। देखो हुआ क्या ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में मुझे आपको डिटेल से पढ़ाना है क्योंकि लगातार चर्चा में है और आने वाले टाइम पे और भी चर्चा में आने वाला है। तो पॉलिटी के अंदर इसका एक पूरा एक चैप्टर है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। तो मैं सुबह यार मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई थी पॉलिटी की, मैं वो पीडीएफ ढूंढ रहा था। अब मेरे लैपटॉप में नहीं मिली मुझे, मेरे मोबाइल फ़ोन में नहीं मिली, हालांकि शायद हो सकता है दूसरे लैपटॉप में पड़ी हुई हो। तो उस पीडीएफ को मैं ढूंढ रहा था, वो पीडीएफ मुझे मिल जाती तो मैं आपको पूरा चैप्टर क्लियर करवा देता आज। कोई बात नहीं, आज मैं उस पीडीएफ को ढूंढ लूँगा। कल आपको मैं स्टार्टिंग में ही वो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, बहुत अच्छे से प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर है आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, आप लोग यहाँ पे इस पिक्चर पर आओ। इस पिक्चर के अंदर क्या क्या मेंशन किया गया? यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में मेंशन किया गया। 2 कैंडिडेट्स आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं। अब इन दोनों कैंडिडेट्स की जब आप लोग वोटिंग देखोगे तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जो नंबर ऑफ एमएलएस और एमपीज यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कितने कितने मेंबर्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी को या फिर यहाँ पर यशवंत सिन्हा साहब को। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे कि ये होगा यशवंत सिन्हा, तो इनको इतने एमएलएस का सपोर्ट मिलने वाला है और इधर आप देख पाओगे इतने एमपीज़ का सपोर्ट मिलने वाला है, एमएलएस का सपोर्ट मिलने वाला है। ऐसे ही आप लोग को यहाँ पर देख पाओगे एमपीज़ एमएलएस का सपोर्ट मिलने वाला है। अब यहाँ पे ये वाला जो बीच वाला है ये अनडिसाइडेड है। तो आने वाले टाइम पर यानी आज के दिन हम लोग ये देखने वाले हैं किस प्रकार से चीज़ें की जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको पता होगा जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं इसके अंदर जो वोटिंग देता है कौन कौन देता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए। एमपीज़ एमएलएज यहाँ पर क्या करते हैं? ये वोटिंग देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अच्छा ये इलेक्टेड होते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं? एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है ना, इलेक्टेड या नॉमिनेटेड। तो आपको ध्यान रखना है ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड एमपीज़ होते हैं जो कि यहाँ पे ये वोटिंग देते हैं, जैसा कि आप लोग को इस आर्टिकल में भी देखने को मिलेगा। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज मतलब राज्यसभा और लोकसभा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारी स्टेट असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स, ये लोग बेसिकली यहाँ पे इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर वोटिंग देने वाले हैं। एक जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है ना, यानी कौन कौन वोटिंग देगा, उसमें ये लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद में और क्या मेंशन देखने को मिलेगा? अच्छा ये बताओ अब की बार के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे ये कौन से होंगे? तो आपको ध्यान रखना है ये बेसिकली 16वां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। अब आप कहोगे ये तो हमारे 15वां प्रेसिडेंट बनेंगे। हाँ, जो भी नया प्रेसिडेंट बनेगा, जो राष्ट्रपति बनेंगे वो 15वें होंगे, लेकिन 16वां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे यह है कि देखो एक प्रेसिडेंट होता है वो दोबारा भी इलेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो 16वां है, लेकिन जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो 15वें बनेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? अब अगर हम लोग बात करें साल 2017 की, तो जैसे कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी थे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी उस समय खड़े हुए थे 2017 में, इनके ओपोजिशन में यहाँ पे खड़ी हुई थी मीरा कुमार। तो आप कह सकते हो कि इनके बीच में एक इलेक्शन हुआ और उसके बेसिस पर रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट बने, और फिर उसके बाद में अभी तक रामनाथ कोविंद जी ने सर्व किया। अब यहाँ पे वापस से इलेक्शन हो रहे हैं और इस इलेक्शन के अंदर अब आप देख पाओगे ये 2 नए कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे जीतने वाली हैं, ठीक है ना।
क्लियर हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, देखो जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो जब एमपीज़ और एमएलए वोट करते हैं तो इनकी वोट की वैल्यू होती है, ठीक है ना। क्या होती है? एक वोट की वैल्यू होती है। इस वैल्यू को फॉर्मूले से निकालते हैं। मैं आप लोग को जब पूरा चैप्टर समझाऊंगा ना, कल या परसों हो सकता है पूरा चैप्टर आपको क्लियर करवा दूं, तो मैं उसमें आपको पूरी वैल्यू निकालना एक फॉर्मूले के बेसिस पर समझा दूंगा। बट अभी आप लोग समझ सकते हो, जैसे कि हर एक जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी जो वोट की वैल्यू है 700 वोट्स के आसपास की देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वोट की वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और हो गई, एमपीज़ की वोट की वैल्यू होती है और एमएलएज़ की होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी और कुछ यूनियन टेरिटरी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, उनके पास में अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं उन्हीं को हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, यानी कि एमएलए बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो एमएलए की वोट की वैल्यू होती है ना, ये वैरी करती है स्टेट टू स्टेट। मतलब एक राज्य के अंदर किसी एमएलए की वोट की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है या दूसरे राज्य के अंदर वोट की वैल्यू कम हो सकती है। अब आप कहोगे ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, इसके पीछे का कारण यह है कि अलग अलग राज्यों में जो जनसंख्या है वो अलग अलग है। ऑब्वियस ही बात है, यूपी के अंदर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, दूसरे स्टेट में जनसंख्या कम है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो। तो जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पे वोट की वैल्यू को निकालते हैं। मैंने आपको बताया, टेंशन मत लेना। अगला जो आपका कल का लेक्चर होगा उसमें आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा, तो वोट की वैल्यू निकालना भी बहुत अच्छे से समझा दूंगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखना यह है कि देखो अभी के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, जब वोट की वैल्यू को निकालते हैं तो इसमें पॉपुलेशन की काउंटिंग भी की जाती है। पॉपुलेशन के बेसिस पर वोट की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें हम लोग कौन सा सेंसस तो इस्तेमाल करते होंगे, जनगणना का यूज़ तो किया जाता होगा, बिल्कुल किया जाता है। तो 1971 का जो सेंसस है उसका हम लोग यहाँ पे अभी यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इतनी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखने को मिलेगी। अभी एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पर यह है कि देखो प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर आप कह सकते हो ओपन बैलेट देखने को मिलता है। ओपन बैलेट मतलब जो भी एमपी एमएलएज यहाँ पर वोटिंग देने जा रहे हैं वो यहाँ पे अपनी पार्टी को बता सकते हैं, ओपनली बता सकते हैं कि हाँ किसको वोट दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ओपन बैलेट होता है। लेकिन वहीं जब आप लोग कंपेयर करते हो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यहाँ पर सीक्रेट बैलेट होता है। सीक्रेट बैलेट मतलब यहाँ पर आप किसी को यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे भी एक डिफरेंस है। जब आप लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन को देखते हो तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में एमपीज़ और एमएलएज ये जो हैं इनको बैलेट पेपर जब दिया जाएगा तो एमपीज़ को मिलता है ग्रीन कलर का बैलेट। कौन सा? ग्रीन कलर का बैलेट एमपीज़ को दिया जाता है और एमएलएज को दिया जाता है पिंक कलर का बैलेट, ठीक है ना। तो एमपीज़ को मिलता है ग्रीन कलर का बैलेट पेपर और एमएलएज को मिलता है पिंक कलर का बैलेट पेपर। यह आप लोग को अभी ध्यान रख लेना है, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्शन होते कैसे हैं? देखो होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के तौर पर। मतलब क्या है? मतलब यह है कि यहाँ पे प्रेफरेंस का काम किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोग को समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर एक बैलेट पेपर है, इस बैलेट पेपर पर यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू है और साथ ही साथ में नीचे यहाँ पर यशवंत सिन्हा साहब हैं। हालांकि फ़ोटो नहीं देखने को मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब मान लो किसी एमपी को जब वोट देना है तो वो प्रेफरेंस के बेसिस पर देंगे। प्रेफरेंस मतलब किसको वो ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। वोट सभी को देना होगा और किसको ऊपर रखते हैं ये यहाँ पर देखना होगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ऊपर इनको रख दिया तो पहले वोट इनको दिया, दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस पर इनको रखा। तो जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिला होगा, यानी कि अब देखो एक और दूसरा बैलेट पेपर है दूसरे एमपी के पास में, तीसरा बैलेट पेपर है तीसरे एमपी के पास में, तो जिन्होंने भी यहाँ पर प्रेफरेंस में सबसे ज़्यादा बार किसी को रखा होगा तो जो भी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस में आया होगा वो यहाँ पे बेसिकली प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जो मेजर पॉइंट्स है वो तो यहीं पे समझ लिए हैं। मतलब ये है कि जो चीज़ें यहाँ पे मेजरली पूछी जाती हैं वो तो आपको क्लियर हो चुकी है। इनफैक्ट यूपीएससी ने साल 2018 में इसी एमपी एमएलए को लेकर एक क्वेश्चन पूछा था। मुझे अभी ये भी याद आ रहा है कि पहला ऑप्शन उसके अंदर क्या था। पहला ऑप्शन ये था कि जो एमएलए की वोट की वैल्यूज़ हैं वो वेरी करती हैं स्टेट टू स्टेट, या एक स्टेटमेंट दिया था जो कि स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो मुझे पहला स्टेटमेंट ये याद भी है, 2018 का क्वेश्चन था, चाहे आप लोग देख लेना। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। इतनी सी बात यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखनी है। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो, कल हम लोग वापस से चीज़ों को कवर करेंगे क्योंकि कल वापस से चर्चा में आएगा। तो चैप्टर 1 में चैप्टर 1 कह रहा हूँ, पूरा प्रेसिडेंट का चैप्टर जो है वो समझा दूंगा।
इतना क्लियर हो गया। चलो जी आगे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तरफ। अब ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन क्या हैं? अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, ये हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जो कि आप लोगों को पिक्चर में दिख रही है मार्गरेट अल्वा, ये फॉर्मर राजस्थान गवर्नर रह चुकी हैं। तो ये बेसिकली ओपोजिशन की साइड से एक कैंडिडेट चूज़ करी गई हैं वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन तो आज हो रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कब हो रहे हैं? तो 6 अगस्त को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी हो रहे हैं। नाउ अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब क्या होता है, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती है, फिर उस मीटिंग के दौरान यहाँ पर इन कैंडिडेट को चूज़ किया जाता है। ये आपके लिए कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट बात है नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे इस आर्टिकल में सब कुछ बकवास देखने को मिलेगा, आपको कहीं हेल्प नहीं करेगा। चलो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपके पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली चीज़, ये तो हमने सीख लिया प्रेसिडेंट को कैसे यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कैसे होते हैं। चलो जब हम लोग बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है भारत के अंदर में, और 5 साल का टर्म होता है इनका। और आप कह सकते हो कि देखो इनका मान लो जो टर्म है वो एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के बावजूद भी जब तक दूसरे वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाते तब तक यहाँ पे ये ऑफिस के अंदर सर्व कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। आगे आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब दूसरा पॉइंट देखो, वाइस प्रेसिडेंट रिज़ाइन भी कर सकते हैं। अब रेजिग्नेशन कैसे देंगे? अपना रेजिग्नेशन वो सबमिट कर देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और फिर वहाँ पे आप कह सकते हो वो जो रेजिग्नेशन है वो इफेक्टिव हो जाएगा जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो रेजिग्नेशन जैसे एक्सेप्ट हुआ, इफेक्टिव हो गया, वो यहाँ पे रिज़ाइन कर देंगे। क्लियर हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, क्या वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ रिज़ाइन ही कर सकते हैं? मान लो अगर उनको रिमूव करना हो तो रिमूव नहीं किया जा सकता? ऐसा नहीं है, रिमूव भी किया जा सकता है। अब रिमूव कैसे कर सकते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से। करना क्या होगा? राज्यसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन को पास करना होगा, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स से वो रेजोल्यूशन पास होगा। अब रेजोल्यूशन के पास होने के साथ साथ लोकसभा का भी यहाँ पर एक अप्रूवल होना चाहिए। तो इसके बेसिस पर क्या होगा, यहाँ पे उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है ना, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के, यानी राज्यसभा के। यानी कि मतलब क्या है, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो ये ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाएंगे। ये भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ही और शी डज नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि एक जगह पे काम करें, वाइस ऑफ प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा किसी दूसरी पोजीशन को ये होल्ड ना करें। ठीक है, किसी और दूसरी हाउस का मेंबर ना हो, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर मैटर करती हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपने समझ लिया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है? सबसे पहली बार यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 साल की एज पूरी होनी चाहिए। ठीक है ना। इनफैक्ट राज्यसभा के मेंबर बनने का जो क्वालिफिकेशन है बेसिकली वो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, मतलब कि ही और शी बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देन उसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको बताया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई भी होल्ड नहीं होना चाहिए, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए क्या इलेक्टोरल कॉलेज बनता है? जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एमपीज एमएलएज आते हैं, कौन से? इलेक्टेड। ये वर्ड ध्यान रखना, एक होता है इलेक्टेड वर्ड, एक होता है नॉमिनेटेड, लेकिन यहाँ पे इलेक्टेड वर्ड आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम लोग बात करें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, यानी इसके अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर सबसे पहली बात, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे। मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब हमने पढ़ा था तो उसमें नॉमिनेट मेंबर्स नहीं थे, लेकिन राज्यसभा के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रहते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं, नॉमिनेट मेंबर्स भी हैं, प्लस लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर एक अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है वाइस प्रेसिडेंट और साथ ही साथ में प्रेसिडेंट के बारे में। सिंपल सी बात है, कोई ऐसी यहाँ पर वो याद रखने वाली ऐसी बात याद नहीं है, मतलब आराम से आप लोग इन चीज़ों को याद रख पाओगे। क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पे क्या होता है, अगेन आप लोग देख पाओगे वही बिल्कुल प्रोसेस है, यानी प्रेफरेंस के ऊपर। अब मान लो 2 व्यक्ति हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा कि एक अभी एनडीए के मेंबर आ गए जगदीप धनखड़ साहब, एक यहाँ पे मार्गरेट अल्वा आ गई। अब क्या होगा, जब इनके वोटिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया सीक्रेट बैलेट पेपर होगा, ठीक है, किसी को रिवील नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे भी जो वोटिंग होगी ना वो प्रेफरेंस पे बेसिस पे होगी, यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा।
अब जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब वोटिंग के टाइम पर जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर किसी को पहले रखते हैं अपनी चॉइस के अंदर, फर्स्ट पे रखते हैं, तो वही बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। तो प्रेफरेंस के ऊपर चीज़ें यहाँ पर, प्रायोरिटी के ऊपर चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं। ठीक है ना, इतनी बात यहाँ पे आप लोगों ने समझ ली है। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है। हालांकि इसके पीछे का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी आप लोग को सिखा दूंगा, डोंट वरी। करना क्या है ना, मैं पॉलिटी का मतलब पीडीएफ नहीं मिल पाया, वो पीडीएफ मिलता तो मैं आज ही क्लियर कर देता। चलो इतनी बात यहाँ पे ध्यान हो गई। अब ये दोनों आर्टिकल होते हैं हमारे समाप्त। जीएस पेपर 2 पॉलिटी से इसको रिलेट कर पाओगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास में स्टोर करके रख लेना। लेकिन अभी के लिए क्या करना है, वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको दबा दो। एक सपोर्ट चाहिए होता है, आप लोग यहाँ पे उस सपोर्ट को प्रोवाइड करवा सकते हो। 5K प्लस लाइक्स चाहिए, आप लोग ज़रूर पहुँचाओगे। बाकी आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। फ्रंट पेज पर तीसरा आर्टिकल, ये पिक्चर बेस्ड आर्टिकल है। इस पिक्चर के अंदर क्या बताया गया कि पिछले सप्ताह में हम लोगों ने देखा कहाँ कहाँ पर, फ्रांस के बाद ग्रीस, पोर्चुगल, स्पेन, ये कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं। यहाँ पे वाइल्ड फायर के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। सर वाइल्ड फायर क्या है? यानी जंगलों के अंदर जो आग लगी है, इस प्रकार के इंसिडेंसेस लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। ठीक है, क्या ये इंपॉर्टेंट हो सकता है? इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के अंदर वाइल्ड फायर की क्या सिचुएशन है वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। हालांकि आपको पता होगा कि मैंने इसको लेकर मेंस के पर्सपेक्टिव से एक आंसर लिखवाया था आपको, जहां पे हम लोग डेली मेंस आंसर राइटिंग करते हैं। आप सभी लोगों ने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वाइल्ड फायर को लेकर आंसर लिख रखा है ना। मैं आपको दिखा दूंगा, अभी टेलीग्राम पर वो आंसर्स पोस्ट कर रखे हैं आप लोगों ने। अब होता क्या है, देखो यार बहुत आसान सा टॉपिक है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये ज़रा जो कंटेंट दिखाऊंगा बहुत इजी कंटेंट है, आराम समझ पाओगे। तो आप सोचोगे यार कितनी आसान चीज़ें पढ़ा रहे हो, तो ये बहुत आसान भी है। आपको मैं पूरा का पूरा न्यूज़पेपर कवर करवा रहा हूँ, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो, चाहे वो ईजी हो, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करवाई जा रही हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, मेंस में क्या होता है, बहुत कम टाइम मिलता है आपको। इवन 7 मिनट्स मिल रहे हैं एक आंसर को लिखने के लिए। अब अगर वाइल्ड फायर के ऊपर आंसर आता है तो आपके पास में क्या होता है कि एक पूरा का पूरा कंटेंट रेडी होना चाहिए। अगर पहले से कंटेंट रेडी नहीं है तो आप खुद इमेजिन करो 7 मिनट में आंसर लिखना है, आप क्योंकि सोचने तक का टाइम नहीं मिलेगा कि हाँ यार मैं क्या सोचूं, क्या लिखूं। इसकी वजह से हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं आपको कंटेंट रेडी करके दे रहा हूं। जैसे वाइल्ड फायर हो गया, तो वाइल्ड फायर को लेकर आपके पास में कुछ कंटेंट रेडी रहेगा ना, तो आप पढ़ते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो ये चीज़ दिमाग में बैठी रहेंगी। अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो फटाफट सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वहाँ पर आराम से आंसर लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर को हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बेसिस पर लेकर चल रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जो फॉरेस्ट फायर हो रही है, जंगलों के अंदर आग लग रही है, वाइल्ड फायर हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है? देखो इसके पीछे के कारण आपको देखने को मिलेंगे 2। एक तो नेचुरल कॉजेज़ है, यानी कि प्रकृति के थ्रू यहाँ पर हो रहा है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, यानी कि मानव की कुछ ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से इस प्रकार के इंसिडेंसेस लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब हमने पिछले साल या पिछले 2 सालों में बहुत बड़े बड़े वाइल्ड फायर्स देखे, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया वाला वाइल्ड फायर हर एक व्यक्ति को याद होगा, जो जंगल के अंदर आग लगी थी, मतलब बहुत सारे जानवर मारे गए। उसके बाद अमेज़न फॉरेस्ट, ब्राज़ील के अंदर जो जंगल हैं, वहाँ पे वाला इंसिडेंस भी याद होगा। तो पिछले 2 साल में तो ये सबसे बड़े इंसिडेंसेस ये 2 देखने को मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि 2 प्रकार के कारण आपको देखने को मिल जाते हैं, नेचुरल और मैन मेड। इसमें से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक कारण है और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये इंसिडेंसेस हो रहे हैं, वो है ह्यूमन एक्टिविटी। मानव की कुछ ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रही हैं। प्लस अगर हम लोग बात करें तो नेचुरल आपको कैलेमिटीज़ भी देखने को मिल जाती हैं। अब सपोज़ यहाँ पे जैसे बात की गई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर क्या है, लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर है, यानी कि सॉइल के अंदर जो नमी होती है, गीलापना होता है, वो थोड़ा सा कम है। अब थोड़ा सा कम है तो मतलब वहाँ की मिट्टी ड्राई है, सूखी पड़ी हुई है। तो उस दौरान यहाँ पे क्या होता है, ये आग लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि रीसेंट टाइम पे जो ज़्यादातर वाइल्ड फायर्स देखने को मिले हैं वो मैन मेड हुए हैं। इंसान ने ही यहाँ पे वो आग लगाई है, या तो गलती से हुआ या फिर वो जानबूझकर किया गया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ठीक है ना। हमने देखा पिछले साल की बात है, जो सिमलीपाल फॉरेस्ट है वहाँ पे एक मेजर फायर हुआ था। ठीक है ना। अब होता क्या है, ये जो फॉरेस्ट फायर हो रहा है इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सबसे पहली बात, जो फॉरेस्ट कवर एरिया है
उसके ऊपर बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वहाँ का जो ओवरऑल वेजिटेशन है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, वहाँ के जानवर, वहाँ के पेड़ पौधे, वो सारी चीज़ें डैमेज हो जाएंगी। क्लियर हो गया। देन उसके बाद में जो एनिमल हैबिटेट है वो यहाँ पे डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी सारे जानवर रह रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है ना। फिर जो मिट्टी की क्वालिटी है, जो सॉइल क्वालिटी है, वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाती है। सॉइल के अंदर जो मॉइस्चरनेस, नमी होती है, फर्टिलिटी होती है, वो सब बेकार हो जाती है। फॉरेस्ट का साइज़ भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मतलब फॉरेस्ट के अंदर एक बार अगर खतरनाक तरीके से आग लगी तो फिर वो फॉरेस्ट सर्वाइव कर पाए आगे, वो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, वो बेकार सा बंजर सा एरिया हो जाता है। ये क्लियर हो गया। अब फॉरेस्ट को बचाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस ही बहुत ज़्यादा है। इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली चीज़ देखो, आज के टाइम पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की, यानी लगातार टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, और साल ब साल हम लोग देख पा रहे हैं सिचुएशन इंक्रीज़ होती हुई चली जा रही है। तो इस चीज़ से राहत देने के लिए फॉरेस्ट एक बहुत बड़ी मदद करता है। फॉरेस्ट के बेसिस पर क्या हो रहा है, वो सारे पोल्यूशन को, जो कार्बन है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देख पाओगे जो कार्बन कंटेंट है वो सारा का सारा यहाँ पे फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। इंडिया के अंदर बात करें तो काफ़ी सारे फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। लगभग 1.70 लाख जो विलेजेस हैं वो आपको जंगल के आसपास देखने को मिलेंगे। जंगल के आसपास बहुत सारे गाँव हैं। अब बहुत सारे गांव हैं तो गांव के जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो उस जंगल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उस जंगल से अपनी रोज़ी रोटी को चला रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे वहाँ से बैम्बू काट लिया, ठीक है, फॉडर हो गया, लकड़ियों का काट लिया, तो इस प्रकार से यहाँ पे उनकी रोज़ी रोटी चल रही है। तो यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर भी आप देख पाओगे फॉरेस्ट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाता है। क्लियरिटी मिल गई होगी। अब बात करते हैं फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, उसको कम करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स हम लोग लगा रहे हैं। देखो, साल 2004 से अगर हम लोग देखें तो हो क्या रहा है, फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम को डेवलप किया गया ताकि हम लोग क्या कर सके, कहीं जंगल में आग लगे तो उसको देखा जा सके, उसको मॉनिटर किया जा सके रियल टाइम में, और तुरंत एक स्टेप उठाया जा सके। प्लस उसके बाद में जनवरी 2019 की बात है, क्या होता है, आप कह सकते हो सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन हम लोग सिस्टम बनाते हैं, और सैटेलाइट के माध्यम से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है नासा और इसरो के थ्रू। ठीक है, ये भी हो गया। देन उसके बाद में नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये 2018 का ये प्लान है, ये भी अगेन फॉरेस्ट फायर को रोकने में मदद करता है। तो ये आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। मेंस में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से लिख पाओगे अगर ये कंटेंट आपके पास रेडी है तो। आगे आते हैं अगले इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर। अच्छा, जब हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आपको 2 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। वैसे तो इस पर्टिकुलर पेज पर 3 बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये वाला आर्टिकल मंकी पॉक्स से संबंधित हो गया। काफ़ी बार हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं मंकी पॉक्स को लेकर, आपको याद होगा, लगातार मैं डिस्कशन करता हुआ आ रहा हूँ पिछले 2 महीने से। उसके अलावा यहाँ पे जो ये पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर का कोई इंपॉर्टेंस हो सकता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। ये जो पिक्चर है ये आपके जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तीसरा आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स है। बट है क्या इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन? ये वाला जो आर्टिकल है इसके ऊपर आज एडिटोरियल आया है, तो इस वाले को तो एडिटोरियल पर हम डिस्कस करेंगे, बट ये जो पिक्चर है इसको हम लोग यहीं पर अभी एनालाइज कर लेते हैं। इस पिक्चर के अंदर क्या मैंशन किया गया। इस पिक्चर के अंदर आपको दिख रहे हैं, ये आपको डिवोटीज़ नज़र आ रहे हैं, ये श्रद्धालु हैं, ठीक है, जो कि फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कौन से फेस्टिवल की बात की जा रही है? तो यह है बोनालू फेस्टिवल। ये जो बोनालू सेलिब्रेशन है कहाँ पे होता है? हैदराबाद में होता है। कल संडे के दिन यहाँ पर ये सेलिब्रेशन हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपके यूपीएससी के अंदर जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक दे रखा है फेस्टिवल्स, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। बोनालू फेस्टिवल की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो बोनालू फेस्टिवल क्या है? देखो, यहाँ पर एक ट्रेडिशनल फोल्क फेस्टिवल है, बहुत पुराने ज़माने से हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं हर साल। अब सेलिब्रेट कब करते हैं? तो आषाढ़म के तेलुगु मंथ के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो जून और जुलाई के मंथ के आसपास इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? हैदराबाद और सिकंदराबाद के अंदर हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। नाउ ये जो बोनालू फेस्टिवल है इसमें होता क्या है, जो डिवोटीज़ हैं, जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं, जो भी भक्त यहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, गॉडेस महाकाली को, ठीक है, गॉडेस जो महाकाली हैं उनको
जो बोनम है यानी कि कुछ मील्स हैं, जो खाना है वो यहाँ पर ऑफ़र करते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। लगभग 25 टेम्पल्स के अंदर ये खाना ऑफ़र किया जाता है, भोजन करवाया जाता है, जिसको हम लोग भोजनम के नाम से भी जानते हैं। ये गॉडेस महाकाली को चढ़ावा दिया जाता है। क्लियर हो गया। अब इस फेस्टिवल का जो ओरिजिन है वो काफ़ी पुराना है, 18 सेंचुरी के आसपास का आपको ये देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात, तेलंगाना के अंदर और कौन कौन से मेजर फेस्टिवल्स हैं, तो यहाँ पे आता है एक बथुकम्मा फेस्टिवल और दूसरा समक्का सरका जातरा, और उसके बाद यहाँ पे बोनालू आपने तीसरा देख ही लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अब मैं इस पर्टिकुलर पेज से गुजर रहा था तो मैंने इस पिक्चर को देखा, हेडिंग देखा, तो मुझे याद आया पिछले साल हमने चर्चा की थी, तो यहाँ पे आज भी चर्चा में, तो आज डिस्कस कर लिया है। आगे आते हैं अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट पर्टिकुलर पेज पर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट इशू हैं। इंडिया चाइना से संबंधित एक आर्टिकल है, उसके बाद में INS सिंधु ध्वज को लेकर एक आर्टिकल है, और इधर यहाँ पर बेल रिफॉर्म्स को लेकर एक आर्टिकल है। ज़बरदस्त है। हालांकि एक और आर्टिकल है, ये ऊपर है, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं इस वाले आर्टिकल पे। अब यहाँ पे किस किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है? नेवी के बारे में बात की जा रही है। नेवी ने क्या किया है? डीकमीशन कर दिया है हमारे इंडियन नेवल शिप सिंधु ध्वज को। डीकमीशन मतलब अब ये जो हमारा शिप है ये बेसिकली अब आप कह सकते हो कि सर्विस नहीं करेगा, सर्विस नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये शिप नहीं है, ये हमारी नेवी की किलो क्लास सबमरीन है। किलो क्लास सबमरीन पनडुब्बी है, मैंने शिप बोल दिया, सॉरी। किलो क्लास सबमरीन कौन से कंट्री से हम लोगों ने यहाँ पे मिलकर बनाई है, या फिर आप कह सकते हो कौन से कंट्री की मदद से हमारे पास में आई है? वो रशिया की मदद से आई है। तो किलो क्लास सबमरीन है INS सिंधु ध्वज। बहुत लंबे समय से काम कर रही थी, 35 साल से काम कर रहा था ये सबमरीन। अब यहाँ पे फ़िलहाल इसको मतलब आप कह सकते हो कि जो वर्क है वो अब वर्क नहीं करवाया जाएगा इस सबमरीन से, ठीक है। डीकमीशन कर दिया गया है। क्लियर हो गया। अब इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 3 डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर पाओगे। देखो क्या क्या मेंशन किया गया। यहाँ पे बोला गया कि जो नेवी की किलो क्लास सबमरीन है जिसका नाम है INS सिंधु ध्वज, इसको डीकमीशन कर दिया गया सैटरडे में विशाखापट्टनम से। 35 साल बाद इसको डीकमीशन किया गया। अब भारत की नेवी के पास में टोटल कितनी सबमरीन्स है? हमारे पास में टोटल 15 कन्वेंशनल सबमरीन्स है। अब आपको हो गई कन्वेंशनल सबमरीन क्या होती है, आगे बताऊंगा। देखो एक होती है कन्वेंशनल सबमरीन और एक होती है न्यूक्लियर सबमरीन, बट अभी टोटल हमारे पास 15 कन्वेंशनल सबमरीन्स देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हो गया। आगे आते हैं। फिर और क्या मेंशन किया गया? देखो इस सबमरीन की कुछ इतिहास के बारे में बताया गया है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई इतना खास इसका इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। ये जो सेरेमनी हुआ, इस सेरेमनी के अंदर कौन कौन आया था वो सारी बातें बताई गई हैं। अगेन वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इस वाली सबमरीन को जिसको अभी डीकमीशन करा गया है, इसको हम लोगों ने सर्विस में कब लिया था? लगभग जून 1987 में। ये मैंने आपको बताया किलो क्लास सबमरीन है। तो 1986 से लेकर 2000 के बीच में हमने रशिया से 10 किलो क्लास सबमरीन ली थी। 10 किलो क्लास मतलब 10 किलोग्राम नहीं, 10 सबमरीन ली थी किलो क्लास कैटेगरी वाली। तो ये सबमरीन हमारे पास में आई। इसी में से सिंधु ध्वज भी आया था जिसको अभी डीकमीशन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये अभी आप लोग को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बताया गया कि इससे पहले भी देखो ये तो डीकमीशन हो गया आज। इसके अलावा जो हमने पहले सबमरीन्स ली थी, ये जो 10 सबमरीन ली थी, इसमें से एक तो आज डीकमीशन हो गई। उसके बाद एक यहाँ पे मुंबई का जो हार्बर इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे हमारी लॉस्ट हो गई थी एक सबमरीन। फिर एक सिंधु वीर थी जिसको हमने म्यांमार को दे दिया था साल 2020 में। तो इस 10 में से 3 सबमरीन्स इधर उधर चली गई, ये आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है ना। क्लियरिटी मिल चुकी होगी। अब यहाँ पे क्या मेंशन किया गया? करेंट टाइम पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में 10 सबमरीन्स हमने ली थी, 3 तो चली गई। 3 कहाँ पे चली गई? एक डीकमीशन कर दी गई, एक जो मुंबई का एक्सीडेंट था वहाँ पे हमने खो दी थी, और एक म्यांमार के दे दी थी। अब टोटल कितनी हमारे पास? रशिया वाली जो सबमरीन है हमारे पास टोटल वो 7 है। उसके बाद फ्रांस की जो स्कॉर्पियन सबमरीन है वो हमारे पास 4 है, और जर्मन क्लास की 4 सबमरीन्स भी हम लोगों के पास में देखने को मिलती हैं। बाकी कुछ 2 सबमरीन्स हैं जिसके ऊपर अभी ट्रायल्स वगैरह भी चल रहा है, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये सबमरीन्स को लेकर सारा का सारा डिस्कशन हो गया इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट डेटा है जिसको आपको समझना होगा। एक पॉइंट ये भी है, मैंने भी आपको बताया ये जितने भी सबमरीन्स हैं हमारे पास, अभी मैंने जो डेटा बताया 7 4 4 2 करके, वो हमारी कन्वेंशनल सबमरीन है। उसके साथ साथ हमारे पास में एक खुद की बनाई हुई न्यूक्लियर सबमरीन भी है जिसका नाम है अरिहंत। कौन सी? न्यूक्लियर सबमरीन। तो हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन भी है और कन्वेंशनल सबमरीन भी है। अब सर क्वेश्चन यही उठता है कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर सबमरीन्स में डिफरेंस क्या होता है। चलो इस डिफरेंस को थोड़ा सा समझते हैं।
सबसे पहली चीज़ देखो, जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं ये बेसिकली डीजल पावर्ड सबमरीन्स होती हैं। मतलब देखो, सबमरीन जो होती है वो ये पनडुब्बी पानी के अंदर रहती है, ठीक है। अब आपसे मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि सबमरीन अगर पानी में लंबे समय तक रुक जाए और एक सबमरीन है जो कि पानी में लंबे समय तक नहीं रुक पा रही है, उसको हर सप्ताह बाहर आना पड़ रहा है अपना आप को रिचार्ज करने के लिए, तो दोनों में से कौन सी अच्छी होगी? तो आप भी जानते हो, जो सबमरीन पानी में लंबे समय तक रुक पाएगी, महीनों तक यहाँ पे पानी के अंदर रुक पाएगी, वो ज़्यादा बेटर है। तो महीनों तक जो पानी में रुक पा रही है वो तो होती है हमारी न्यूक्लियर सबमरीन, और जिसको सप्ताह में बाहर आना पड़ता है वो होती है हमारी कन्वेंशनल सबमरीन। कन्वेंशनल सबमरीन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिक इंजन है। अब डीजल जलाने के बाद में हम लोग को बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, ठीक है, तो डीजल को जलाने के लिए ऊपर आना पड़ता है। लेकिन न्यूक्लियर पावर सबमरीन के अंदर हमारे पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोग पानी के अंदर ही यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो लंबे समय तक हम लोग पानी के अंदर रह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार की सबमरीन्स होती हैं, इन दोनों प्रकार को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बने तो आप आराम से सॉल्व कर सको। अब भारत की जो सबमरीन्स है मैंने आपको बता दिया। रशिया वाली जो सबमरीन्स है वो है किलो क्लास वाली, 10 थी, अब 7 बची हैं हमारे पास में। जब बात करते हैं जर्मनी वाली, तो जर्मनी से हम लोगों ने लिया है शिशुमार क्लास की, और फ्रांस से हम लोगों ने ली है स्कॉर्पिन वाली क्लास की। तो ये सबमरीन्स अलग अलग इंडिया के पास में देखने को मिलती हैं। बाकी इंडिया के पास में अभी करंट टाइम पर 2 एयरक्राफ्ट्स भी हैं। एक तो पूरी तरह से तैयार है जिसको हम लोग लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, वो है INS विक्रमादित्य है, और जो INS विक्रांत है ये अभी 1-2 ट्रायल और उन्हें हैं, उसके बाद यहाँ पर ये भी हमारे नेवी के पास में आ जाएगा। क्लियर हो गया? आगे आते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल यहाँ पे देखो क्या चर्चा की जा रही है। देखो, एक आर्टिकल लिखा गया है कृष्णदास राजगोपाल जी के थ्रू। अब इन्होंने क्या मेंशन किया, इन्होंने बोला रिसेंटली जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया बेल के अंदर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, यानी कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। बेल क्या होती है, एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, अब क्या होता है उस व्यक्ति को रिलीज़ किया जाता है, तो रिलीज़ करने के लिए मतलब उसको बेल दी जाती है। बेल भी अलग अलग प्रकार की होती है, इंतरिम बेल होती है, एंटिसिपेटरी होती है, रेगुलर बेल होती है, डिफ़ॉल्ट बेल होती है ना, अलग अलग प्रकार की बेल्स होती हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है, थोड़ी देर रुक जाओ ये भी क्लियर हो जाएगा। तो जब बेल दी जाती है, यानी एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उसको बेल दे के हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये जो बेल देने का प्रोसेस है ना, ये आज के टाइम पर बहुत कम किया जा रहा है, मतलब बहुत कम ही बेल दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या बोला कि भैया लोगों को जेल में डालने से ज़्यादा अच्छा है आप बेल के ऊपर फोकस करो और लोगों को रिलीज़ करने के ऊपर फोकस करो। क्यों? क्योंकि जेल के अंदर जो कैदियों का क्राउड है वो लगातार इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से जेल के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। अब आप कहोगे इससे तो कैदी छूट जाएंगे, नहीं, बर्डन पता है किस चीज़ का बढ़ रहा है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कौन से होते हैं कि जिनके ऊपर ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है, केसेस चल रहे हैं, जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, वो प्रिजनर सबसे ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ का बर्डन हमारे जेल वाले सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो इसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर हमें एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, एक चेंज की आवश्यकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला। लेकिन आर्टिकल में क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद भी ये बेल देने का जो प्रोसेस है अभी भी बहुत ज़्यादा भारी है। अभी भी यहाँ पर बेल देने में काफ़ी सारे रेगुलेशंस, स्ट्रिक्टनेस आपको देखने को मिल जाती है। तो ये बात बताई गई। उसके साथ साथ ये बोला, हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन साहब भी पहले बोल चुके हैं कि भैया हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को वापस से एक बार री एग्जामिन करना होगा, वापस से देखना होगा, इसमें काफ़ी सारी खामियां नज़र आ रही हैं। तो हमेशा से इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आप कह सकते हो कोई भी प्रॉपर अभी तक स्टेप्स नहीं उठाए हैं। अब यहाँ पे इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में एक एग्जाम्पल ऐड किया गया। रिसेंट वाले ज़ुबैर केस के बारे में आपको पता होगा, जो अल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं मोहम्मद ज़ुबैर, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। अब अरेस्ट कर रहा था, लेकिन हुआ क्या, 8 जुलाई को इनको इंतरिम बेल दे दी गई है। अब इंतरिम बेल दी गई तो बताया यह गया कि इंतरिम बेल के बेसिस पर इनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन का मतलब यह है कि चलो बेल तो दे दी, लेकिन कंडीशन के बेसिस पर दी है। सबसे पहली बात, ये कोई भी ट्वीट पोस्ट नहीं करे, क्योंकि ट्वीट के पोस्ट करने के चक्कर में, कंट्रोवर्शियल ट्वीट के बेसिस पर ही अरेस्ट किया गया था, तो कोई भी ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशन बेस्ड इनको बेल दी गई है। तो वही बताया गया कि भाई हालांकि सुप्रीम कोर्ट और बाकी सारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इवन ये भी बताते ये हैं कि भैया अब इसमें चेंजेस की ज़रूरत है, लेकिन कोई चेंज किया नहीं जा रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट टाइम पे क्या क्या रिफॉर्म्स करे थे बेल के अंदर, उस रिफॉर्म्स मतलब रिफॉर्म्स की जो मांग की है
वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। उससे पहले बेल के बारे में जान लेते हैं, बेल क्या होती है। देखो बेल हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। बेल बेसिकली एक कंडीशनल रिलीज़ होता है, यानी कि एक व्यक्ति है जिसको यहाँ पे कस्टडी में लिया गया, लीगल कस्टडी में लिया गया, अब उसको रिलीज़ करना है तो एक कंडीशन के बेसिस पर रिलीज़ कर रहे हैं, वही कंडीशनल आप चीज़ को देख पाओगे, उसी को हम लोग बेल बोलते हैं। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। अब क्या होता है, बेल के अलग अलग प्रकार होते हैं भारत के अंदर में। सबसे पहला आता है रेगुलर बेल, नाम से पता चला रेगुलर बेल, जो कि हमेशा कॉमनली लोगों को दिया जाता है। अब रेगुलर बेल को अप्लाई करना होता है, मतलब देखो क्या होता है ना, एक फ़ाइल आप कह सकते हो कि आप कह सकते एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी, ठीक है। बेल के लिए एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है। तो अगर रेगुलर बेल किसी को चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी अंडर द सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC के अंदर में। क्लियर हो गया। अब जो रेगुलर बेल होता है, ये मैंने आपको बताया कि व्यक्ति कोई भी अरेस्ट में उसको यहाँ पे रिलीज़ करने के लिए रेगुलर बेल दिया जाता है। एक होता है इंतरिम बेल, जिसके बारे में आर्टिकल में भी चर्चा की गई है। अब इंतरिम बेल क्या होता है, ये जो बेल दिया जाता है ये टेम्पररी बेसिस पर या फिर थोड़े समय के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, इसको हम लोग इंतरिम बेल बोलते हैं। फिर एक आता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी क्या होता है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने से पहले वो बेल ले लेता है, उसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि एक व्यक्ति को रिलीज़ कर देना बेल के बेसिस पर उसके अरेस्ट होने से पहले, तो वो बेल जो है वो एंटीसिपेटरी बेल कहलाती है। आगे आते हैं। अब उसके बाद में एट द लास्ट आता है एक डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल क्या है, यहाँ पे जो प्रिजनर है यानी कि जो कैदी है, वो बोलता है भाई मेरे पास बेल लेने का हक है। क्यों? क्योंकि उस प्रिजनर को जब अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट करने से पहले यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड है। मान लो इस पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन करनी है इसके ऊपर, क्योंकि इस पुलिस वाले के पास में प्रॉपर एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है इस पर्टिकुलर कैदी के खिलाफ। तो यहाँ पे बोला गया कि आप, यानी पुलिस वालों से बोला गया आप इन्वेस्टिगेशन करो, आपको 90 दिन दिया जा रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन करो, आपको 90 दिन मिल रहे हैं, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, ठीक है ना, ये नहीं कर पाता है, एविडेंस को कलेक्ट नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, ये जो प्रिजन है ये मांगेगा कि भाई मुझे बेल चाहिए, आपके पास में कोई यहाँ पे मतलब प्रॉपर मेरे खिलाफ सबूत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक राइट टू बेल है। और जब पुलिस फेल हो जाती है कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे जो प्रिजन है वो यहाँ पे ये राइट टू बेल मांगता है। इस डिफ़ॉल्ट बेल को हम लोग स्टैच्यूटरी बेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हो गए बेल के प्रकार। अब हम लोग बात करते हैं कि बेल के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई करेंट टाइम पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा कड़ी आवश्यकता है इन बेल्स के अंदर कुछ चेंजेस करने की। ठीक है, आगे आते हैं। अब क्या बोला गया, देखो होता क्या है, एक केस को लिया गया, 2 जज की बेंच बैठती है, और 2 जज की बेंच बैठती है, वो कौन से केस को देखती है, पुराने केस को देखती है, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पर यहाँ पे जो जजमेंट डिलीवर किया गया था 2021 में, इसके बेसिस पर यानी ओल्डर जजमेंट को देखा गया और देखते हुए बोला गया कि हाँ वाकई में जो हमारा जेल सिनेरियो है, ठीक है ना, जो जेल का सीन देखने को मिलता है या फिर जो बेल वाला सिस्टम है, इसके अंदर हमें थोड़ा से चेंजेस की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि देखो हमें कोशिश ये करनी है कि हम लोगों को जेल में डालने से अच्छा, क्योंकि आसान काम क्या लगता है, उठाओ जेल में डाल दो, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप बेल पर काम करो। वहाँ पे काम करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्डन है जेल के ऊपर का वो काफ़ी कम हो जाएगा। यानी इनडिस्क्रिमिनेट जो अरेस्ट हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब आप कह सकते हो रैंडमली अरेस्ट कर लिया किसी को, ठीक है ना, अचानक से अरेस्ट कर लिया किसी को, तो ये जो प्रोसेस है अरेस्ट करने का इनडिस्क्रिमिनेट बेसिस पर, इसको थोड़ा सा रोका जाए। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर बेल को लेकर जो कानून है वो क्या बोलता है। देखो भारत के अंदर आपको CRPC देखने को मिलता है, CRPC और IPC ये दोनों देखने को मिलते हैं। अब पहले मैं आपको थोड़ा CRPC और IPC के बारे में बताता हूँ, फिर आगे की कहानी बताऊँगा। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे बीच में मैंने CRPC IPC के बारे में मेंशन कर रखा है। अब देखो जो इंडियन पिनल कोड है IPC, इसको लाया गया था 1860 के अंदर, कब, सॉरी 1860 में, और जो CRPC है इसको लाया गया था 1973 में, ये 1974 से वर्किंग में आया है। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत के अंदर जो लॉ है, जो कानून है बेल को लेकर, वो क्या देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज़ जो हमारा CRPC है वो प्रॉपरली यहाँ पे इस बेल वर्ड को डिफाइन नहीं करता। देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, बेल वर्ड को कहीं पर भी प्रॉपरली डिफाइनेशन नहीं मिली है, प्रॉपरली उसको डिफाइन नहीं किया गया। CRPC के अंदर थोड़ी बहुत चर्चा है लेकिन प्रॉपरली वहाँ पे भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बेल की, तो
आप देख पाओगे जो ऑफेंस होता है, जो अपराध होता है, एक होता है बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, और एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस मतलब उस अपराध के अंदर व्यक्ति को बेल दे दी जाती है। नॉन बेलेबल मतलब उस व्यक्ति को यहाँ पे उस अपराध पर बेल नहीं दी जाएगी। लेकिन जो सीआरपीसी है ये हमारे मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो जो अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है उस पर भी यहाँ पे बेल प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में भी जो मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे अगर उस केस को देखेंगे और मान लो जो अपराधी है, जो एक्यूज्ड है, वो बेसिकली अगर फिट होता है कि उसको बेल दी जाए तो बेल दी जा सकती है। ये भारत के अंदर कानून देखने को मिलता है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस को लेकर। सिंपल सी बात है, हम पहले भी इसके बारे में काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय क्या दी, क्या क्या चेंजेस की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भाई, बेल को लेकर कहीं पर भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है, सीआरपीसी के अंदर भी प्रॉपरली डेफिनेशन नहीं है। तो पहली बात तो सेपरेट कानून होना चाहिए बेल को लेकर, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। दूसरा बोला जो इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट है, यानी रैंडमली जो आप अरेस्ट कर रहे हो, इसको थोड़ा सा सुधारना होगा, इसको कम करना होगा, इसकी बजाय आप थोड़ा बेल के ऊपर फोकस करो। तीसरा बेल एप्लीकेशन को लेकर, देखो अब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, बेल के लिए आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। अब वो एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपके पास में अलग अलग सेक्शंस है, सेक्शन 88, 170, 204, 209 हमारे पास ये सीआरपीसी के देखने को मिल जाते हैं। बट होता क्या है, इतने सेक्शंस होने के बावजूद भी आप कह सकते हो काफ़ी सारे केसेस हम लोग देखते हैं जहाँ पर जो लोग हैं, यानी जो पुलिस है, वो फिर भी एक सेपरेट बेल एप्लीकेशन एक फॉर्म भरवाती है। तो उसको भरवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, ऐसा पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है, उसको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को डायरेक्शन दिया, यूनियन टेरिटरीज़ को डायरेक्शन दिया कि जो हम लोग बोल रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो और उसको यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ये बेल को लेकर सारी चीज़ें हो गई। बाकी अब एक और पॉइंट आता है, देखो जो इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट, जो रैंडमली अरेस्ट किया जा रहा है, इसके अगेंस्ट में आपको संविधान भी प्रोटेक्ट करता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी सारे प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको इनडिस्क्रिमिनेट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे आर्टिकल 20, 21 और 22, ये क्या है, तीनों फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये सारे फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलते हैं। जब बात करते हैं आर्टिकल 20 की, तो आर्टिकल 20 भी आपको इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट के अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और ये भी बोलता है कि भैया कि मान लो कोई एक अपराध है तो उस अपराध की 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, तो इन चीज़ों के अगेंस्ट में भी आपको प्रोटेक्शन देता है। फिर आर्टिकल 21 आता है। आर्टिकल 21 आपको क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देता है। फिर उसके बाद में आर्टिकल 22 आता है। आर्टिकल 22 भी आपको अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है। तो ये हमारे संवैधानिक प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। क्लैरिटी मिल चुकी होगी बेल को लेकर क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। आगे आते हैं, आज कंटेंट बहुत सारा है, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। अभी जो एडिटोरियल हैं वो अलग अलग न्यूज़पेपर से भी डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, बस खाली बने रहो। कंटेंट भरपूर मात्रा में भरकर मिलेगा इस पूरे वीडियो के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। क्या मेंशन किया गया, इंडिया और चाइना के बीच में 16वीं राउंड ऑफ टॉक हो चुकी है, यानी 16वीं बार दोनों तरफ के कमांडर्स ने मिलकर बातचीत करी है। अब उस बातचीत के दौरान क्या हुआ कि दोनों ने मिलकर लद्दाख वाले रीजन के अंदर डिसएंगेजमेंट करने को डिसाइड किया। यानी डिसएंगेजमेंट मतलब क्या होता है, डिसएंगेजमेंट मतलब जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं वो पीछे हट जाएंगे उस पर्टिकुलर बॉर्डर वाले हिस्से से, और इंडियन सोल्जर्स भी पीछे हट जाएंगे। इसको हम लोग डिसएंगेजमेंट बोलते हैं। तो ये करने के लिए यहाँ पर तय किया, कौन से वाले रीजन में, ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में। तो कल 12 घंटे तक बातचीत हुई। सुबह 9:30 बजे यहाँ पे बातचीत स्टार्ट होती है और रात 10 बजे तक बातचीत चलती है। कहाँ पे, चुजूल बॉर्डर पर, चुजूल वाले एरिया पे ये बातचीत चलती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे पुरानी कहानी दोहरा दी गई है। पुरानी कहानी क्या है, तो आपको पता है इंडिया चाइना का जो रिलेशन है वो मई 2020 से ही लगातार ख़राब है, क्योंकि मई 2020 में एक स्टैंड ऑफ हो गया था, दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर एक डिस्प्यूट हो गया था, तब से रिलेशंस ख़राब हैं। उसके बाद से हम लोगों ने कई सारे रीजन में डिसएंगेजमेंट किया, यानी शांति को बनाया। जैसे पेट्रोलिंग पॉइंट 17 हो गया, पैंगोंग सो लेक हो गया, गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया हो गया, यहाँ सब में हमने शांति को बना लिया है। यहाँ पे सोल्जर्स पीछे हट गए हैं, लेकिन कुछ रीजन अभी भी बाकी हैं, वहाँ पे पीछे हटना बाकी है, तो उसको लेकर बातचीत चल रही है, ठीक है ना। क्लैरिटी मिल चुकी होगी। बाकी इसके ऊपर एक और छोटा सा आर्टिकल है। अब यार इस आर्टिकल में भी कुछ खास बात नहीं है। देखो यहाँ पे बोला गया मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आज से मॉनसून सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इसी मॉनसून सेशन के दौरान हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी हो जाएंगे।
जो कि मैंने आपको फ्रंट पेज पर समझाया। बोला ये जा रहा है कि इस मॉनसून सेशन के अंदर लगभग 32 बिल्स के बारे में चर्चा होगी। 32 बिल्स, तो आने वाले टाइम पर बहुत सारे बिल्स लगातार कवर होते हुए आएंगे। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे बिल होंगे, जैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर होगा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को लेकर होगा, उसके बाद में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट को लेकर होगा। तो अलग अलग बिल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि इस बार मॉनसून सेशन के अंदर काफ़ी चर्चा में आएंगे। उसके साथ साथ हम लोग ये देखने वाले हैं मॉनसून सेशन के अंदर जो ओपोजिशन है वो लगातार प्रोटेस्ट करेगी। ओपोजिशन ने डिसाइड किया है कुछ कंट्रोवर्शियल मुद्दों को उठाया जाएगा, जैसे कि अग्निपथ वाला मुद्दा हो गया, और जैसे इन्फ्लेशन महंगाई वाला मुद्दा हो गया, या फिर आप कह सकते हो बेरोजगारी वाला मुद्दा हो गया। ये कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं जो कि इस मॉनसून सेशन के अंदर अब की बार उठाए जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बातें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई है। यहाँ पर भी कोई याद रखने वाली बात नहीं है, आने वाले टाइम पर चीज़ें बदलती रहेंगी। आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। नेक्स्ट पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत डिटेल से मैं आपके सामने ये दो आर्टिकल डिस्कस करूँगा। एक तो यहाँ पे जीएसटी को लेकर चर्चा करता है, फिर दूसरा आर्टिकल आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये लोन वेवर के बारे में डिस्कशन करता है, यानी जो फार्मर्स को लोन के ऊपर छूट दी जाती है उसके बारे में। तो डिस्कस करते हैं पहले इस वाले आर्टिकल से। देखो, एक स्टडी पब्लिश हुई है और उस स्टडी के अंदर बताया गया कि जो फार्मर्स को लोन के ऊपर छूट दी जाती है उसमें केवल 50% फार्मर्स को ही बेनिफिट मिल पाया है इस लोन वेवर से। यानी लोन के ऊपर जो छूट दी जाती है इस प्रोसेस में 50% फार्मर्स को ही केवल बेनिफिट मिल पाया है, बाकी फार्मर्स को इस प्रकार का बेनिफिट नहीं मिला है। अब यहाँ पे एक पिक्चर शेयर किया गया। ये जो चार्ट है वो ये दर्शाता है कि कौन से स्टेट में बेनिफिट कितना कितना ज़्यादा मिला है। तो जब हम लोग बात करते हैं इस चार्ट की, तो आप यहाँ पे देख पाओगे तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, ये जो 4 राज्य देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही कम फार्मर्स एलिजिबल हो पाए हैं जिनको लोन के ऊपर छूट मिली है। तेलंगाना के अंदर 5% फार्मर्स को लोन के ऊपर छूट मिली है, मध्य प्रदेश के अंदर 12%, झारखंड के अंदर 13%, पंजाब के अंदर 24%। बाकी सारे स्टेट के अंदर जब आप लोग देखते हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छूट मिल चुकी है, लेकिन सबसे बैडली परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से आप कह सकते हो कि इस चीज़ से गुजरे हैं। यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको लोन के ऊपर बिल्कुल भी छूट नहीं मिली है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोन वेवर। लोन वेवर अपने आप में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, लोन वेवर क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होंगे, प्लस यहाँ पे इसके नुकसान भी क्या हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं कि सर व्हाट इज़ अ फार्म लोन वेवर, यानी ये जो छूट दी जाती है आखिरकार होती क्या है। तो बेसिकली एक प्रकार की कस्टमाइज्ड स्कीम है जिसमें यहाँ पे फार्मर्स की मदद की जाती है। अब मान लो यहाँ पे होता क्या है, फार्मर्स ने अपनी फसल लगाई, अपनी क्रॉप लगाई। अब इंडिया के अंदर हम लोग देख पाते हैं मॉनसून सिस्टम, ये सारे सीजन्स देखने को मिलते हैं। अब मान लो कोई पुअर मॉनसून आ गया, ठीक है, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, बाढ़ आ गई, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो फार्मर्स हैं ना उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है फसलों के अंदर। अब नुकसान हो जाता है फसलों के अंदर तो वो अपना लोन को नहीं चुका पाते हैं। तो आप कहोगे लोन लिया कब, तो इस फसल को लगाने के लिए ही फार्मर्स ने लोन लिया था, बैंक से लोन उठा लिया था। अब फसल लगाई, फसल डैमेज हो गई। अब फसल डैमेज हो गई तो वो लोन वो वहाँ से नहीं चुका पाए, है ना, वो सक्षम नहीं हो पाए कि मैं लोन कहाँ से चुकाऊँ यार, जब फसल डैमेज होगी, जब कमाई नहीं हो पाएगी तो कैसे लोन चुकाऊँ। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होता है, जब वो लोन चुका नहीं पाते तो इसी लोन के ऊपर एक छूट दी जाती है जिसको हम लोग लोन वेवर के नाम से जानते हैं, फार्म लोन वेवर के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, कैसे छूट दी जाएगी, जो हमारी केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है वो यहाँ पे जिम्मेदारी लेती हैं फार्मर्स की कि हम यहाँ पे बैंक्स को फार्मर्स के बिहाफ में लोन रीपे कर देंगे, फार्मर्स को पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, फार्मर्स को यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, वो बेसिकली लोन के ऊपर उनको छूट मिल जाएगी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। अब आप लोग देखोगे कोविड-19 के टाइम पर ना बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है फसलों का। तो कोविड-19 के टाइम पे लोन वेवर के जो मांग है वो काफ़ी बढ़ चुकी थी, यानी लोन के ऊपर जो छूट की मांग है वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आई, और इसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ा है हमारे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, बैंक से पैसा जा रहा है तो होगा क्या, अगर बार बार लोन को माफ़ किया जाएगा तो इससे बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे अफेक्ट होता हुआ नजर आएगा, बैंक का रेवेन्यू जनरेशन यहाँ पे अफेक्ट होगा। तो वो आगे भी आपके साथ में मैं डिस्कस करूँगा। अब ये तो हो गई बात हमारी एक ओवरव्यू की। अब बात ये आती है, ये जो फार्म लोन वेवर का प्रोसेस है ये कोई नया सिस्टम है क्या?
तो ऐसा नहीं है, इसका इतिहास बहुत पुराना है, ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन बन सकता है इतिहास क्या बोलता है इसका। देखो पहली बार जो फार्मर्स को लोन के ऊपर छूट दी गई थी वो लगभग मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में दी गई थी 1325 से लेकर 51 के आसपास, ताकि जो विलेजर्स जो फार्मर्स है उनकी थोड़ी सी मदद की जा सके। ठीक है ना। हुआ क्या था उस समय पर, बहुत सारे मतलब विद्रोह चले, है ना, बीमारी फैली, उसकी वजह से यहाँ पर लोन्स के ऊपर छूट दी गई थी फिरोज शाह तुगलक के थ्रू, और फिर उसके बाद से लगातार ये छूट मतलब चलती रही, फिर ये देते रह गए। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब एक और बात आती है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी तक पूरे देश में, क्या अभी तक पूरे देश में, नेशन वाइड पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 2 लोन वेवर प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो अभी तक पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोग्राम चलाए गए हैं जो कि लोन के ऊपर छूट देते हैं भारत की आज़ादी के बाद। एक 1990 में ये प्रोग्राम चलाया गया था, एक 2008 में चलाया गया था। जो फर्स्ट नेशन वाइड फार्म लोन वेवर प्रोग्राम था ये चलाया गया 1990 में वीपी सिंह जी की जो सरकार थी उसके दौरान। फिर 2008 में भी यहाँ पर एक चलाया गया था यूपीए सरकार के थ्रू। तो आप कहोगे तो अब क्या होता है, देखो मैंने अभी आप इसलिए बोला देश भर में वो नेशन वाइड प्रोग्राम थे, तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 नेशन वाइड प्रोग्राम चलाए गए। लेकिन अभी जो यहाँ पे छूट दी जाती है ना वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की साइड से दी जाती है। तो अब अलग अलग स्कीम्स चलाई जाती हैं हमारी राज्य सरकारों के थ्रू, वो यहाँ पर छूट देती हैं। तो आप देखोगे पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक है, तो ये सब सरकारें यहाँ पर छूट देती हैं लोन्स के ऊपर। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर लोन के ऊपर छूट दी जा रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो पहला लॉजिक यहाँ पर देखो, आज के टाइम पर हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर एम्प्लॉयड हैं, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात 85% से भी ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं इंडिया के अंदर, जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, 1 से 2 हेक्टेयर के आसपास की ज़मीन देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स ये देखने को मिलते हैं। फिर ये इसकी वजह से आप कह सकते हो ये फार्म को, ये जो लोन है लोन के ऊपर छूट देने की बात की जाती है। दूसरा यहाँ पे जो ये डिपेंडेंसी है मानसून के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा है। अब मानसून यानी बारिश के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हैं। एक नॉर्मल रेन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है ज़्यादा हो जाए और ऐसा भी नहीं है कि कम रहे। ठीक है ना। अब क्या होता है, इसी के बेसिस पर हम लोग को एक क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है, यानी उधार की ज़रूरत पड़ती है। ये फार्मर्स मैंने आपको बताया छोटे से फार्मर्स हैं, इनके पास में ज़मीन कम है तो कमाई ज़्यादा होती नहीं है, मॉनसून भी यहाँ पर देखना है, सब कुछ देखना है, एग्रीकल्चर सिस्टम सही से लेकर चलना है, तो इसके लिए यहाँ पे उधार की ज़रूरत पड़ती है, ताकि कुछ पैसा लेंगे, अपना फसल उगाएंगे, साथ ही साथ में जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो खर्चा है वो चलाएंगे। ठीक है। अब होता क्या है, पैसा ले लेते हैं, फसल वगैरह उगा लेते हैं, अब अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसे इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं वो फसल डैमेज हो जाती है, तो फार्मर्स को रेवेन्यू जो रिटर्न है वो मिलता नहीं है। तो फार्मर्स यहाँ पे कहाँ पे फंस गए, वो फंस गए डेट ट्रैप के अंदर, यानी उधारी वाले चपेट में फंस गए। अब क्या होता है कि वो यहाँ पे उस लोन को चुका नहीं पाते, और उसी चीज़ की वजह से हम लोग देख पाते हैं फार्मर सुसाइड के जो केसेस है वो लगातार इंक्रीज़ होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि फार्मर वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं। तो इसी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए, इसी क्राइसिस को टैकल करने के लिए ये फार्म लोन वेवर स्कीम चलाई जाती है, ताकि लोन के ऊपर छूट दी जा सके, फार्मर को एक राहत मिले। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग फार्म लोन के ऊपर ये छूट देते हो तो इससे इश्यूज़ यानी प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट होती हैं। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम रेपुटेशनल कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब क्या है, मतलब यह है कि इससे हमारा जो क्रेडिट सिस्टम है वो यहाँ पर ख़राब होता हुआ नज़र आता है। आप उधारी देते हो, इससे यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। देखो इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं, होता क्या है, होता यह है कि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं ना वो आराम से लोन को अफोर्ड कर सकते हैं, आराम से लोन ले सकते हैं और उसको चुका भी सकते हैं, लेकिन वो लोग भी फिर एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हमें भी लोन के ऊपर छूट मिलेगी। तो ये बेसिकली क्रेडिट सिस्टम का जो रेपुटेशन है वो यहाँ पे डैमेज होने लगता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, दूसरी प्रॉब्लम होती है फ्री राइडर प्रॉब्लम। मतलब कुछ फार्मर्स होते हैं जो कि लोन्स को ले लेते हैं, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोन को ले लेते हैं। किस आशा में, वो आशा में लेते हैं कि भाई आने वाले टाइम पर लोन के ऊपर छूट मिलेगी, तो छूट मिलेगी तो हमारे पास लोन भी आ गया, पैसा भी नहीं गया। तो इस चक्कर में आप कह सकते हो ये चीज़ का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि कुछ फार्मर्स होते हैं जिनको जेन्युइनली हकीकत में ज़रूरत है, फिर यहाँ पे वो लोग लोन को नहीं ले पाते हैं। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम आ गई। फिर एक और प्रॉब्लम आती है डिक्लाइन इन फॉर्मल एक्सेस टू क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या है, देखो लोन वेवर स्कीम से जो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री है ना, इसके ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। अब बुरा इम्पैक्ट इन द सेंस क्या, तो इससे क्या होगा, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो इंक्रीज़ होगा, यानी
आप कह सकते हो कि पहली बात तो देखो, बैंक के पास जब लोन वापस ही नहीं आएगा तो बैंक लॉस में जाएगा, और इसकी वजह से फिर बैंक जो है वो फार्म सेक्टर में लोन देना बंद कर देगा। फिर फार्मर जो है फिर अपना इनफॉर्मल सेक्टर से लोन उठाना चालू करेंगे, वहाँ पे फंसेंगे फिर हाई इंटरेस्ट में, तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। बाकी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ता है कि बैंक का जो लोन है वो बढ़ जाता है। मतलब जो एनपीएस वगैरह, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक का लोन तो गया, बैंक ने पैसा तो दिया लेकिन लौट कर वापस नहीं आया, तो ये एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, ये भी बताया गया। अब ऑब्वियस ही बात है कि अब बैंक के पास रेवेन्यू नहीं आया तो बैंक अपने डिपॉजिटर को कैसे ब्याज देगा, क्योंकि खास बात यह है कि जो भी डिपॉजिटर हैं, जो भी पैसे को जमा करते हैं, उनको ब्याज चाहिए। बैंक में क्यों जमा कर रहा है? क्योंकि उनको ब्याज चाहिए। लेकिन अब बैंक की जब कमाई नहीं हुई तो वो इंटरेस्ट दे नहीं पाएंगे, लोगों को ब्याज नहीं दे पाएंगे, तो इससे इस चीज़ के ऊपर भी एक बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अब फार्म लोन वेवर को लेकर कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक के आसपास के सारे एस्पेक्ट कवर कर लो। ये होता क्या है, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, एक कंक्लूजन अपने पॉइंट ऑफ व्यू रेडी कर लो, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो ये टॉपिक आपका तैयार हो गया। अब आप खुद सोचो इससे बाहर क्वेश्चन क्या ही आएगा। हर एक टॉपिक इसी प्रकार से तैयार करना है। अब आपने ये 3 पोर्शन तो पढ़ लिए हैं, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि भाई फार्म लोन्स में जब इतनी दिक्कत है तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में 2 स्ट्रॉन्ग रीजंस लिखना, नीचे कमेंट सेक्शन में। आगे आते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। बराबर में एक आर्टिकल है, इसको ज़्यादा डिटेल से कवर करेंगे नहीं, ऑलरेडी वीडियो 1 घंटे का हो चुका है। मतलब जो आर्टिकल है वो तो सब कुछ कवर करेंगे। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, आज से कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगने वाली है। जैसे आपके पास में जो पैक्ड कर्ड है, यानी जो दही है पैकिंग में आ रहा है, पनीर पैकिंग में आ रहा है, आटा पैकिंग में आ रहा है, उस पर 5% जीएसटी आज से लगेगी, ऐसा बताया गया। उसके बाद में कुछ हॉस्पिटल के अंदर जो रूम्स हैं जहाँ का किराया 5,000 से ज़्यादा का है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगाई जाएगी आज से। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद कुछ होटल रूम हो गए जिसका टैरिफ 1,000 रुपये से ज़्यादा का है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगी। और फिर आपको पता होगा रिसेंटली काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जीएसटी वैसे ही बढ़ा दी गई है, जैसे कि पेंसिल, शार्पनर, एलईडी लैम्प्स, इन सब चीज़ों के ऊपर जीएसटी ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुकी है और इन चीज़ों के दाम आप देख पाओगे लगातार इंक्रीज़ होते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। तो बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन कि जीएसटी को इन सारी चीज़ों के ऊपर बढ़ा दिया गया है, तो आज से इस दही के ऊपर, पनीर और आटा के ऊपर भी जीएसटी लगने वाली है। क्लियर हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब आते हैं पेज नंबर 13 पर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। अब देखो दुनियादारी के पर्सपेक्टिव से एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे। एक तो रशिया यूक्रेन वॉर है, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये वाला जो आर्टिकल है इसको मैं पेज नंबर 1 पर ही कवर करवा चुका हूँ कि साउथ वेस्ट यूरोप के अंदर लगातार आग लगने के इंसिडेंसेस, जंगलों के अंदर आग लगने के इंसिडेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप कह सकते हो ये टॉपिक मैंने आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से कवर करवा दिया है ऑलरेडी, तो आप लोग वहाँ से इसको कवर कर चुके हो ऑलरेडी, तो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत इतनी है नहीं। तो ये पूरा का पूरा हमारा न्यूज़पेपर आज का कवर हुआ। आप कह सकते हो मंडे में हमारा बिजनेस सेक्शन यानी इकोनॉमिक सेक्शन आता नहीं है, तो ये पेज खाली जाता है। अब चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज के देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। एक लौता एडिटोरियल है आज का ये वाला, हाँ बिल्कुल एक लौता एडिटोरियल है। अब एडिटोरियल डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने मेंस आंसर राइटिंग को देखेंगे, यानी आज के मेंस के क्वेश्चन को लेने वाले हैं। तो 18 जुलाई का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन यह है, डिस्कस द मेजर्स टू टैकल द पेंडिंग केसेस इन कोर्ट अक्रॉस द इंडिया। अब मैंने जैसा बोला है आपसे कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपके पास में कंटेंट रेडी करवाना मेरा एक तरीके से काम बन चुका है अभी के टाइम पर। तो केसेस हमारे कोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हैं, इसका टॉपिक लगातार पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। तो आज आपको इसी के ऊपर आंसर लिखना है। आंसर क्या लिखना है? आपको यहाँ पे कुछ मेजर्स बताने हैं, कुछ तरीके बताने हैं जिससे इंडिया के अंदर जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, ये आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के अंदर लिखना है। अब आंसर जब लिख लोगे तो कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। तो जैसे आप लोग टाइप करोगे आपको मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, उस क्वेश्चन के नीचे कमेंट लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आप उस पर टैप करोगे दूसरे पेपर पर ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग अपने आंसर्स को आराम से सेंड कर पाओगे, ठीक है ना। आते हैं अपने एडिटोरियल पर। अब ये पर्टिकुलर एडिटोरियल है जो कि इकलौता इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। उसके अलावा मैं आपको विजिट करवा देता हूँ पूरे एडिटोरियल का सेक्शन, तो आप लोग खुद देख पाओगे। मैं जब पढ़ा ना, मैं सोच रहा हूँ यार क्या ही आज आर्टिकल आए हैं। तो एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से संबंधित है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
फिर उसके बाद में 2-3 आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेंगे, ये सब के सब बेकार हैं यार, किसी भी काम के नहीं है, आप लोग आराम से स्किप कर सकते हो। प्लीज़ आप लोग इस पर टाइम वेस्ट मत करना। इससे अच्छा आप लोग किसी दूसरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ के उसको और प्रोडक्टिव बना सकते हो और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। तो मैं भी आपके साथ में 2 आर्टिकल और डिस्कस करूंगा, एक डाउन टू अर्थ का डिस्कस करूंगा और एक आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल दिखाऊंगा। फिर साथ ही साथ में एक आर्टिकल हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं, ये वाला। चलो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या चर्चा की गई है। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल पर चलते हैं। देखो, ये डाउन टू अर्थ का एडिटोरियल है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जीएस पेपर 1 और 3 दोनों से रिलेट कर पाओगे, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से। क्या चर्चा की जा रही है, हमारे ट्रॉपिकल ओजोन के अंदर एक होल देखने को मिला है। ट्रॉपिकल जो ओजोन होती है, जब आप लोग एटमॉस्फेयर पढ़ते हो तो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो वहाँ पे आप कह सकते हो जो ओजोन लेयर है हमारी, उस ओजोन लेयर के अंदर एक होल है, एक छेद है। इसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, मतलब ये हमारे लिए एक खतरनाक सिचुएशन है, घबराने वाली सिचुएशन यहाँ पे नज़र आती है। तो है क्या, इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, रिसेंटली यहाँ पर एक स्टडी पब्लिश होती है और उस स्टडी के अंदर बताया गया कि एक नया ओजोन होल डिटेक्ट किया गया ट्रॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, ट्रॉपिक्स क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो 30 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री नॉर्थ की बात की जा रही है। तो 30 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड्स, उसको हम लोग ट्रॉपिक्स बोलते हैं। उस पर्टिकुलर रीजन में ओजोन के अंदर एक गड्ढा, एक छेद पाया गया, आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। अब इस स्टडी ने क्या बताया, इस स्टडी ने ये बताया कि ये जो ओजोन होल है ये एंटार्क्टिका वाले से काफ़ी बड़ा है। मतलब कि हमारे पास में जो एंटार्क्टिका वाला रीजन है उसके ट्रॉपिक्स के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर ओजोन में एक होल है, तो उससे भी 7 गुना ज़्यादा बड़ा होल है जो कि अभी नया वाला होल पाया गया है ट्रॉपिक्स के अंदर में। ठीक है, अब जो नया होल पाया गया है वो बेसिकली ऑल सीज़न है, मतलब हर सीज़न में यहाँ पर आप कह सकते हो ये होल देखने को मिलेगा। लेकिन एंटार्क्टिका वाले रीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो नया वाला होल पाया गया ये थोड़ा सा पतला है, थिन है। अब जितना पतला होगा उतना ज़्यादा ये खतरनाक होता हुआ चला जाएगा हमारे लिए। खतरनाक होता हुआ क्यों चला जाएगा, उसके पीछे का रीज़न है, अब जितना पतला होगा ओजोन हमारा, मतलब गड्ढा, ओजोन लेयर हमारी जितनी पतली होती हुई चली जाएगी, उसके अंदर जो होल है वो बढ़ता हुआ चले जाएगा। इससे क्या होगा, सन की रेस डायरेक्टली पड़ेंगी हमारे ऊपर, और सन की रेस अगर डायरेक्टली पड़ेंगी तो इससे यहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट रेस वगैरह हैं ये सब यहाँ पे हमारे ह्यूमन स्किन को डैमेज करेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। नाउ ये जो ट्रॉपिकल ओजोन होल आपको देखने को मिलता है, इसमें क्या होगा, ये जो ओजोन होल पाया गया है इससे लगभग अर्थ सरफेस की जो 50% की आबादी आपको देखने को मिल रही है उनको एक सबसे बड़ा खतरा पहुंच चुका है। खतरा कैसा, उनको स्किन कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, इस प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट उनके बॉडी के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर पड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है ओजोन लेयर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, एक प्रकार का ये स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है ना, क्या है, एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, इसके अंदर केमिकल फॉर्मूला O3 होता है। ये जो ऑक्सीजन हम लोग जो ब्रीथ करते हैं, जो सांस लेते हैं हम लोग, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए, वो O2 होती है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली O3 आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो ओजोन होता है कहाँ पे होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, यानी अर्थ के सरफेस से 10 से 40 किलोमीटर जब आप लोग ऊपर जाओगे तब ये ओजोन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ओजोन की जब हम लोग बात करते हैं, ये रीजन जहाँ पे ओजोन पाया जाता है वो स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है। ठीक है ना, उस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही आप लोग देख पाओगे 90% तक आपको ओजोन देखने को मिल जाता है। अब ओजोन की जब हम लोग बात करते हैं तो 2 प्रकार के ओजोन होते हैं, एक होता है गुड ओजोन और एक होता है बैड ओजोन। तो गुड ओजोन और बैड ओजोन में क्या दिक्कत है, मतलब क्या डिफरेंस है। जब हम लोग बात करते हैं गुड ओजोन की, तो गुड ओजोन क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो नॉर्मली प्रेजेंट है अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर यानी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपको ये नेचुरली देखने को मिलेगा, वो बेसिकली गुड ओजोन है। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से आपको बचा रहा है। ठीक है, वो गुड ओजोन हो गया। अब उस गुड ओजोन को हम लोग डैमेज करते चले जा रहे हैं, उस ओजोन लेयर के अंदर छेद होता हुआ चले जा रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे मैनमेड केमिकल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ओजोन डिप्लीट, मतलब मैनमेड केमिकल्स हैं जिसको हम लोग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोलते हैं। यानी वो जो लेयर जो कि हमें सन की रेस से बचा रही है, डायरेक्ट रेस से बचा रही है, उस लेयर के अंदर छेद होता हुआ चले जा रहा है कुछ केमिकल्स की वजह से, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सारे यहाँ पर कुछ केमिकल्स देखने को मिल रहे हैं। इंसान इसको इंडस्ट्री से रिलीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ओजोन लेयर के अंदर गड्ढा हो रहा है। फिर ये तो हो गई गुड ओजोन की बात। अब बात करते हैं बैड ओजोन। बैड ओजोन क्या हो रहा है, हमारे अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में बनता चले जा रहा है, लोअर एटमॉस्फेयर में बन रहा है बैड ओजोन। अब
नाउ जब बात करते हैं बैड ओजोन की, तो अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर जो ट्रोपोस्फेयर वाला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हमारे ग्राउंड लेवल के पास में, यानी कि जो हमारा ग्राउंड है, आप कह सकते हो जो ज़मीन का स्तर है, वहीं पास में हम लोगों को ये बैड ओजोन देखने को मिलता है। जब बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स, यानी बहुत सारी जो गंदगी है वो हमारे कार से निकल रही है, पावर प्लांट से निकल रही है, इंडस्ट्री से, केमिकल प्लांट से, रिफाइनरी से, वो सब निकल रही है, वो सब यहाँ पे सनलाइट से रिएक्ट करके यहाँ पे आप कह सकते हो बैड ओजोन को बनाती है। तो एक गुड ओजोन हो गया, एक बैड ओजोन हो गया। अब बैड ओजोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, ये जो ऊपर वाला स्ट्रेटोस्फेयर हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक होती है प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर। ये क्या करती है, हमें सनलाइट की जो रेज़ हैं, डायरेक्ट रेज़ हैं, उससे बचाती है। अगर इसके अंदर छेद हो जाएगा तो सन की जो रेज़ हैं वो डायरेक्टली हमारे पास पड़ेंगी, हमारे ऊपर पड़ेंगी, तो उससे स्किन कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां डेवलप होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रोटेक्टेड ओजोन लेयर, जिसके अंदर छेद देखने को मिल रहा है। और एक होता है हम खुद बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो ग्राउंड लेवल है, इस वाले रीजन में हम लोग देख पा रहे हैं, इस वाले रीजन के अंदर पोल्यूशन निकल रहा है और सन की लाइट से वो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है मिलकर, और ये एक डेंजरस ग्राउंड लेवल जोन यानी कि बैड ओजोन को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो गुड ओजोन और बैड ओजोन क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं एक टॉपिक की, वाई डू वी नो अबाउट द ओजोन लेयर डिप्लीशन। यहाँ पे ओजोन लेयर जो डिप्लीशन हो रहा है, यानी ओजोन लेयर पतली हो रही है, डिप्लीट हो रही है, इसके पीछे में हम लोग को मतलब क्यों जानना है। देखो इससे क्या हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स होने वाला है, एक चिंता वाली सिचुएशन है ये, ऐसा यहाँ पे बोला गया। क्योंकि बहुत सारी मैनमेड केमिकल्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया, ये मैं भी आपको बता चुका हूँ, जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। क्वेश्चन ये है कि सर अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है, बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, तो इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, अब इसको डायरेक्टली कवर करेंगे। इससे क्या होगा, जो अल्ट्रा वायलेट रेज का अमाउंट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अर्थ के सतह तक पहुंचने लगेगा, सरफेस तक पहुंचने लगेगा, और इससे क्या होगा, स्किन कैंसर बनेगा लोगों के अंदर में, ठीक है ना, ये आपको देखने को मिलेगा, मोतियाबिंद होगा, ये आंखें ख़राब हो जाएंगी, इस प्रकार की चीज़ें बढ़ने वाली हैं। ये तो हो गया ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ हमारे जो प्लांट्स, जो पौधे हैं, इनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये क्या करती हैं, प्लांट के जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, उनका विकास होने का जो यहाँ पर प्रक्रिया होती है, वो यहाँ पर थम सी जाती है। फिर उसके बाद में प्लांट का जो पूरा फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं रह जाते हैं, तो इस प्रकार से उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। फिर साथ ही साथ में मैरीन इकोसिस्टम के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। मैरीन इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टन है वो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो फूड वेब की तरह काम करता है। फाइटोप्लैंक्टन को बहुत सारे जानवर खा के फूड वेब की तरह यहाँ पर आप कह सकते हो काम करता है। अब होता क्या है, ये जो प्रोडक्टिविटी है फाइटोप्लैंक्टन की वो भी कम हो जाती है। हमारी मैरीन इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन है वो उसके ऊपर वाले सतह पर पाया जाता है। अब सन की लाइट डायरेक्टली पड़ेंगी तो वो भी डैमेज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा फूड वेब सिस्टम है समुद्र के अंदर का, वो फूड वेब सिस्टम भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि डिसकंटिन्यू हो जाएगा, वो भी यहाँ पे ख़राब सा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो मरते हुए नजर आएंगे। तो ये सारे कंसर्न्स देखने को मिल जाते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन को लेकर। अब उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकने के लिए हमने कौन कौन से इनिशिएटिव्स उठाए हैं। तो इसमें पहला इनिशिएटिव आता है वीना कन्वेंशन का। तो 1985 में वीना कन्वेंशन, एक कन्वेंशन लिया गया था जो कि ओजोन लेयर को मतलब प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में चर्चा करता था कि भाई ओजोन लेयर को बचाने की ज़रूरत है, अगर ओजोन लेयर नहीं बचा तो इंसान नहीं बचेगा। और इंडिया यहाँ पर इस वीना कन्वेंशन का पार्ट बना था, ध्यान रखना 18 मार्च 1991 की बात है। दूसरा कदम उठाया गया ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो 1987 के अंदर इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया। यहाँ पे अगेन फोकस किया गया कि जो ओजोन लेयर है उसको यहाँ पे बचाया जाएगा, और साथ ही साथ में जो ह्यूमन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरोकार्बन यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, इसको रोका जाएगा, क्योंकि इसी की वजह से यहाँ पर छेद होता जा रहा है ओजोन लेयर के अंदर में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी भारत हिस्सा बनता है 19 जून 1992 के अंदर में। फिर उसके बाद में भारत के अंदर खुद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस चीज़ को लेकर, ये हाइड्रोकार्बन्स को लेकर हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए कि भाई इसका यूज़ जो है वो कम से कम करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना ज़्यादा ओजोन लेयर हमारा डिप्लीट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी।
अब बात करते हैं यूपीएससी ने 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था, तो आप देख पाओगे आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट था। मतलब इस आर्टिकल को इग्नोर कर देना, स्किप कर देना आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ऐसा ही आप लोग बताना कि मैं और भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स इंक्लूड करूँ क्या, वैसे आप लोगों ने पहले बता चुके हो, मैं उसी के बेसिस पर इंक्लूड किया है मैंने आज भी, क्योंकि द हिंदू के अंदर अच्छे आर्टिकल आ नहीं रहे यार, खासकर एडिटोरियल सेक्शन। आप लोगों ने खुद देखा, मैं जब पढ़ा मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार कि मतलब आज तो कोई आर्टिकल है ही नहीं। ठीक है, और मतलब पढ़ के निकला यार, मेरा टाइम भी ऐसे चला गया। काश हेडिंग देख के स्किप कर देता ना तो और आर्टिकल लेकर आता अलग अलग न्यूज़पेपर के, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम बचा मेरा तो मैंने उसमें अलग आर्टिकल निकाल लिए हैं। अब 2015 का एक क्वेश्चन था, यूपीएससी ने इसी पर्टिकुलर आर्टिकल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेसिंग आउट द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो नीचे आपको ऑप्शन में दिए गए हैं 4 प्रोटोकॉल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो इसमें से कौन सा एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ओजोन लेयर डिप्लीटिंग के बारे में चर्चा करता है, उसको बचाने के बारे में चर्चा करता है? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? अभी हमने डिस्कशन किया था, ना हमने ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में जाना, ना क्योटो ना नागोया, हमने बात की थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। इंडिया भी इसका मेंबर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है। अब दूसरा एक और आर्टिकल था, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल मिला है ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से आप रिलेट कर पाओगे। एनवायरमेंट का जो पोर्शन है ना वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आपको उसके हिसाब से चलना होगा। इस आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि आपको ये चिड़िया पिक्चर में दिख रही है, इनफैक्ट आप देख पाओगे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जो आपसे मैंने आज का यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछा है ना, वो भी बर्ड को लेकर है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्यों है चर्चा में, डिस्कस करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया कि लगभग केवल आपको 4 फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेंगी जो कि गुजरात में अभी के टाइम पर बची हुई हैं। केवल 4 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बची हुई हैं, लेकिन 2018 के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत के अंदर बहुत कम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, लगभग 150 के आसपास आपको देखने को मिल पाएंगी, जिसमें से 122 जो हैं वो राजस्थान के अंदर हैं। लेकिन गुजरात में अभी के टाइम पे कोई भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं बची है, केवल 4 फीमेल बची हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। इसी वजह से ये चर्चा में क्यों, क्योंकि इनकी जनसंख्या लगातार ख़त्म होती जा रही है, तो आपसे क्वेश्चन बनने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। क्वेश्चन यह है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या। तो बेसिकली यहाँ पर एक स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है, राजस्थान का यहाँ पर स्टेट बर्ड कहलाता है ये, प्लस ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में, मतलब इसकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। इसको अगर प्रोटेक्शन नहीं दी गई तो यहाँ पर ये जनसंख्या विलुप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ में हम लोग इसको देखते हैं एक फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशी के तौर पर, यानी ग्रासेस के अंदर रहना इसको पसंद है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात के अंदर देखने को मिलती है, और कुछ यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल जाती है। थ्रेट्स की बात करें, खतरा क्या है, तो ये जो बर्ड है ना ये लगातार आपको खतरे में देखने को मिल रही है। क्यों? काफ़ी बार यहाँ पे बिजली के तारों से टकरा जाती है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मर जाती है, तो ऐसा हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं, ठीक है ना। या इसकी हंटिंग की जाती है, इसका शिकार किया जाता है, इसकी वजह से जिसकी जनसंख्या ख़त्म हो रही है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको बचाने के लिए अलग अलग यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो इंडेक्सेस होते हैं उसके अंदर इसको पुट डाउन किया गया है। जैसे सबसे पहली बात, प्रोटेक्शन स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी जानवर का, यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है हर साल। जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से क्वेश्चन जब बनेगा तो आपको यहाँ से देखता हुआ मिलेगा। पहला पूछा जा सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब ये जनसंख्या बहुत ज़्यादा खतरे में है, इसको नहीं बचाया गया तो ये जानवर विलुप्त हो जाएगी, प्रजाति खत्म हो जाएगी। आने वाले टाइम पर याद करेंगे हाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कुछ हुआ करता था। अब दूसरा क्या है, यह है साइट्स मतलब होता है कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी जानवर और पेड़ पौधों को लेकर ये जो पर्टिकुलर आप कह सकते हो कन्वेंशन है, ये भी यहाँ पे प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा करता है। तो ये अलग अलग लिस्ट लेकर चलता है। इसकी अपेंडिक्स 1 की लिस्ट में यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रखा गया है। अपेंडिक्स 1 में रखने का मतलब क्या है, अपेंडिक्स 1 में रखने का मतलब है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो इंटरनेशनल व्यापार है वो नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी माइग्रेटरी स्पीसी के कन्वेंशन में इसको अगेन अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो ये इसका प्रोटेक्शन स्टेटस हो गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 में शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 में रखने का मतलब यह है इसको रेगोरस प्रोटेक्शन दिया जाएगा, यानी पूरी तरह से इसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अगर कोई इसकी हंटिंग करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर हाई पेनल्टी चार्ज की जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए गए ताकि इस पर्टिकुलर
स्पीशी को बचाया जा सके। जैसे नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान को चलाया गया, ये करेंटली हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारी कंजर्वेशन जो एजेंसीज है वो उसको लागू कर रही हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जो राजस्थान की सरकार है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने यहाँ पर इस कंजर्वेशन को एस्टेब्लिश किया। कहाँ पे एस्टेब्लिश किया है? डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के अंदर जून 2019 में, ताकि वहाँ पे हम लोग उनकी ब्रीडिंग करवा सकें और उनकी जनसंख्या को बढ़ा सकें। और इसी प्रकार से प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी चलाया गया था। यह लॉन्च किया गया था राजस्थान की सरकार के थ्रू। इनका भी मकसद यही था कि ब्रीडिंग करवाई जाए और इनकी जो जनसंख्या है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो ये 2 पर्टिकुलर आर्टिकल थे, हटकर थे। मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ने में, जो कि वहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो गया। वहाँ पे अगर टाइम वेस्ट ना होता तो 1-2 आर्टिकल और निकल कर आए थे, वो बहुत अच्छे थे। कोई बात नहीं, उसको आगे इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से वेरियस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल भी मैं आपके साथ में डिस्कशन किया करूँगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल था इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो ये छोटा सा आर्टिकल है, इतना सा नन्ना सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर इसके अंदर है नहीं। तो है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको पता होगा रिसेंटली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बोली थी कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मान लो कोई फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोई एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको एक प्रोटेक्शन देना, ठीक है। वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। अगर उसको उस एरिया को एक्सक्लूसिव जोन डिक्लेयर कर दिया ना, तो वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं लगेगा, कोई माइनिंग नहीं की जाएगी, तो वहाँ पे काफ़ी रोक टोक रहेगी। उस जंगल वाले एरिया को प्रोटेक्शन देने के लिए उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या, केरला प्रोटेस्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिफिकेशन से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन क्या था इसको समझो। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन के अंदर ये बोला कि अब क्या करना होगा, लोगों को ये करना होगा कि उनके पास जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इन सभी एरियाज़ के आसपास 1 किलोमीटर तक के एरिया को इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना होगा। इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन मतलब कोई इंसान वहाँ पे दिखे ना, उस एरिया में कोई भी यहाँ पे प्रोजेक्ट ना लगे, उस एरिया में कोई भी यहाँ पे माइनिंग ना हो, उस एरिया को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। तो हर एक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के 1 किलोमीटर के आसपास इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे राज्य सरकारों से बोल दिया। लेकिन केरला यहाँ पर इसमें नाराज़ हो गया। केरला प्रोटेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? रीज़न उसके पीछे का, उस रीज़न को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। वो रीज़न ये है कि केरला की जो बहुत सारी जनसंख्या है वो इसी पर्टिकुलर एरिया में रहती है। पता चिंता वाली बात क्या है? चिंता वाली बात यह है कि जो केरला स्टेट है, इनका जो लैंडस्केप जब आप लोग देखोगे तो केरला एक ऐसा मतलब एरिया जो कि फॉरेस्ट लैंड है, पूरी तरह से जंगल वाला एरिया देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न घाट्स भी यहीं पर आते हैं, तो वेस्टर्न घाट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन भी देनी है। फिर जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, लेक, कैनाल्स, वेटलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, ये भी काफ़ी सारे हैं। बाकी एरिया जो बच जाता है, तो मतलब जो ज़्यादातर एरिया बचता है रहने के लिए वो यही पर्टिकुलर वाला रीजन वाला एरिया है। यानी कोई नेशनल पार्क के आसपास वाला रीजन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास वाला रीजन है, यही रीजन बचता है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो अगर उनको भी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो इससे मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। और वो लोग वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहीं से कमा के खा रहे हैं उसी पर्टिकुलर एरिया से। तो यही यहाँ पर आप कह सकते हो एक कंसर्न वाली बात बनी हुई है। तो केरला चाहता है कि ये यहाँ पे जो नोटिफिकेशन लाया गया है ये हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो, ठीक है ना। केरला चाहता है हमारे ऊपर लागू ना हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे उसी एरिया में रहते हैं। हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि ज़्यादातर एरिया हमारा फॉरेस्ट लैंड के अंदर में आ रहा है, तो बचेगा क्या हमारे पास? बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लोगों के ऊपर बर्डन पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर ना बोला जाइए, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, ऐसा यहाँ पर केरला की साइड से कहना है। बाकी देखेंगे आने वाले टाइम पर क्या होता है क्या नहीं होता। बस खाली इतनी छोटी सी यहाँ पर ये न्यूज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। अब फटाफट हम लोग अपनी वोकैब्स को देख लेते हैं। आज की वोकैब्स क्या क्या हैं। सबसे पहली वोकैब आती है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस मतलब होता है अपीयरेंस यानी दिखावा, झलक, अनुरूपता। दूसरा आता है रिकैलक्रेंट। अब रिकैलक्रेंट का मतलब होता है आज्ञा ना मानने वाला, ठीक है ना। फिर आता है डिनाउमेंट। डिनाउमेंट मतलब रिजल्ट, एंड रिजल्ट, जो परिणाम निकल कर आ रहा है वो। फिर चौथा वोकैब आता है परसिपिशियस। तो परसिपिशियस का मतलब होता है शीघ्र यानी जल्दी। फिर उसके बाद आता है इंटीमेट। अब इंटीमिडेट का मतलब होता है धमकाना या अपना डर दिखाना, ठीक है ना। तो ये कुछ वोकैब्स थे जो कि आप लोग डेली बेसिस पर रोज़ाना मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो। तो वोकैब्स हो गए। अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं और फिर उसके बाद अपने वीडियो लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो आज का प्रीलिम्स का आंसर क्या है, एक सेकेंड रुक जाओ, ओपन हो जा भाई। हाँ, तो साल 2022 में इसी साल पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बर्ड।
इन ऑप्शन में से जो दिए गए हैं इसमें से बताओ कौन सी चीज़ बर्ड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है गोल्डन महासीर। ठीक है ना, गोल्डन महासीर आपको ये बर्ड नहीं देखने को मिलेगी है। अच्छा, बर्ड नहीं है तो गोल्डन महासीर क्या है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी लिखना। ठीक है ना, तो इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा है, पूरा कंटेंट आपको बहुत कुछ मिला है यहाँ पे। आगे से मैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स और इंक्लूड करूँगा, है ना। द हिंदू के साथ साथ और भी न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे आज के थे वैसे इंक्लूड कर दिए जाएंगे। आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी बता सकते हो। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।